नमस्कार दर्शकों, हम देख रहे हैं न्यूज टुडे, जिसमें हर खबर है जरूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी पहल से 2024 तक 3.48 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। गृह मंत्री ने कहा कि 4 साल में पाकिस्तान के साथ लगती पूरी भारतीय सीमा को इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रणाली से कवर कर दिया जाएगा। मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल यानी MICT से क्रूज संचालन औपचारिक रूप से शुरू हुआ। गुजरात में दुनिया के पहले पार्टिकुलेट एमिशन ट्रेडिंग मार्केट ने प्रदूषकों को 20 से 30% तक कम किया। एस्कैप ने एशिया और प्रशांत क्षेत्र में शहरी परिवर्तन रिपोर्ट जारी की। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं पहली मुख्य खबर की ओर। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी DBT पहल से 2024 तक 3.48 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। इसका खुलासा एक नीतिगत दस्तावेज भारत की DBT प्रणाली का मात्रात्मक आकलन से हुआ है। चलिए खबर की शुरुआत करते हैं और दस्तावेज के अन्य प्रमुख बिंदुओं पर एक नजर डाल लेते हैं। कवरेज में वृद्धि की बात करें तो कल्याण संबंधी वितरण में सुधार के साथ लाभार्थियों का कवरेज 16 गुना बढ़ गया है। कल्याण दक्षता लाभ के अंतर्गत कल्याण दक्षता सूचकांक यानी WEI 2014 में 0.32 था, जो 2023 में लगभग 3 गुना बढ़कर 0.91 हो गया था। WEI प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली के प्रभाव का आकलन करता है। यह DBT बचत में 50% भारांश, सब्सिडी कटौती में 30% भारांश और लाभार्थी वृद्धि में 20% भारांश द्वारा संचालित होता है। इसी के साथ कुल व्यय में सब्सिडी का हिस्सा कम हुआ है। यह 2013 से पहले 16% था, जो 2023-24 में घटकर 9% रह गया। उदाहरण के लिए आधार लिंक्ड PDS यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्य सब्सिडी में 1.85 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। इसी के साथ आइए DBT पहल के बारे में भी जान लेते हैं। इसे 2013 में आरंभ किया गया था। बात करें इसके उद्देश्य की तो कल्याणकारी योजनाओं में मौजूदा प्रक्रियाओं में संशोधन करके और लाभार्थियों की सटीक पहचान करके डुप्लीकेसी को खत्म करके तथा धोखाधड़ी को कम करके सरकारी वितरण प्रणाली में सुधार करना है। वहीं इसका कार्यान्वयन देखें तो शुरू में यह पहल योजना आयोग के अधीन थी, लेकिन अब इसे कैबिनेट सचिवालय के अधीन कर दिया गया है। आइए बात करते हैं इसकी मुख्य विशेषताओं की। DBT योजनाओं में आधार अनिवार्य नहीं है, लेकिन इसे प्राथमिकता दी जाती है तथा DBT का मुख्य प्रवर्तक JAM ट्रिनिटी है। आपको बता दें कि JAM ट्रिनिटी में जन धन बैंक खाते, आधार विशिष्ट ID संख्या व मोबाइल फोन शामिल है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान फ्रेमवर्क सभी केंद्रीय क्षेत्रक यानी CS, केंद्र प्रायोजित योजनाओं यानी CSS और सभी योजनाओं पर लागू है। गृह मंत्री ने कहा कि 4 साल में पाकिस्तान के साथ लगती पूरी भारतीय सीमा को इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रणाली से कवर कर दिया जाएगा। इससे पाकिस्तान से सीमा पार घुसपैठ और मादक पदार्थों एवं जाली मुद्रा की तस्करी को रोकने में मदद मिलेगी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं भारत द्वारा सीमा सुरक्षा के लिए अपनाई जा रही प्रमुख निगरानी प्रौद्योगिकियों की। पहला है लेजर वॉल और लेजर फेंसिंग। इसमें इंफ्रारेड और लेजर बीम इंट्रूशन डिटेक्शन का उपयोग किया जाता है ताकि उन स्थानों को कवर किया जा सके जहां भौतिक रूप से बाड़ लगाना संभव नहीं है। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रणाली। भारत 2 मॉडल्स विकसित कर रहा है। ये सेंसर, नेटवर्क, खुफिया जानकारी और कमांड कंट्रोल समाधानों को एकीकृत करके सीमा पार घुसपैठियों एवं सुरंगों का पता लगाएंगे। इसके अलावा सुनियोजित सुरक्षा प्रणाली में 3 स्तरीय फेंसिंग, फ्लड लाइटिंग सेंसर, थर्मल इमेजर और मैनुअल गश्त शामिल है। साथ ही ड्रोन और सुरंग का पता लगाने वाली तकनीक का उपयोग करना तथा लॉन्ग रेंज रिकॉन्सेंस एंड ऑब्जर्वेशन सिस्टम्स यानी LORROS का उपयोग रियल टाइम वीडियो इमेजरी के लिए किया जा रहा है। भारत ने सीमा सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जैसे कि व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली यानी CIVMS 2016। ये भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश सीमाओं पर प्रौद्योगिकी एवं इंटेलिजेंस के एकीकरण के माध्यम से स्थितिजन्य जागरूकता में सुधार करती है। इसके अलावा सीमा अवसंरचना एवं प्रबंधन यानी DIM योजना ये केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है, जिसका उद्देश्य सीमा संबंधी अवसंरचना परियोजनाओं जैसे सीमा पर बाड़ लगाना, फ्लड लाइट्स लगाना आदि को क्रियान्वित करना है। इसके अलावा भारतमाला परियोजना के तहत सामरिक रूप से महत्वपूर्ण सड़कों का विकास करना, सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाली आबादी को सहायता देने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम कार्यक्रम जैसे कदम भी इस दिशा में महत्वपूर्ण है। मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल यानी MICT से क्रूज संचालन औपचारिक रूप से शुरू हुआ। मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल यानी MICT भारत का सबसे बड़ा विश्व स्तरीय क्रूज टर्मिनल है। आपको बता दें कि इसे क्रूज भारत मिशन के तहत विकसित किया गया है।
आइए सबसे पहले क्रूज भारत मिशन 2024 के बारे में जान लेते हैं। इसका उद्देश्य भारत को वैश्विक क्रूज पर्यटन हब बनाने के लक्ष्य को पूरा करना और देश को प्रमुख वैश्विक क्रूज डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करना है। इसका एक अन्य उद्देश्य अगले 5 वर्षों में यानी 2029 तक क्रूज यात्रियों की संख्या को बढ़ाकर दोगुना करना है। आपको बता दें कि टर्मिनल्स पर आने वाले क्रूज की संख्या को 2024 की 254 से बढ़ाकर 2030 तक 500 करने का लक्ष्य भी रखा गया है। इसके कार्यान्वयन की बात करें तो इस मिशन को 2024 से 2029 के बीच 3 चरणों में लागू किया जाएगा। इस मिशन के 3 प्रमुख क्रूज सेगमेंट्स हैं: महासागर एवं बंदरगाह क्रूज सेगमेंट, नदी एवं अंतर्देशीय जलमार्ग क्रूज सेगमेंट और द्वीपीय क्रूज सेगमेंट। इसी के साथ आइए क्रूज पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किए गए अन्य प्रयास भी जान लेते हैं। सबसे पहले है मैरीटाइम इंडिया विजन 2030। इसका उद्देश्य भारत को वैश्विक क्रूज मार्केट में एक प्रमुख भागीदार बनाना है। बात करें नदी क्रूज पर्यटन की तो अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण यानी IWAI नदी क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। इस दिशा में गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियों पर चलने वाले क्रूज तथा केरल के अलप्पुझा में बैकवाटर में तैरते हाउस बोट्स प्रमुख पहले हैं। उदाहरण के लिए 2023 में लॉन्च हुई MV गंगा विलास दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा है। चलिए अगली खबर पर बढ़ने से पहले भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने वाले कारक भी जान लेते हैं। भारत में 12 महापत्तन और 200 लघु पत्तन है। साथ ही भारत की तटरेखा 7,500 किलोमीटर लंबी है तथा भारत में नौगम्य 110 राष्ट्रीय जलमार्गों की योजना बनाई गई है जो 20,000 किलोमीटर लंबे हैं। इनमें से कई पर क्रूज की आवाजाही शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि भारत में समुद्र तटीय या नदी तटीय कुल 1,300 द्वीप मौजूद हैं। गुजरात में दुनिया के पहले पार्टिकुलेट एमिशन ट्रेडिंग मार्केट ने प्रदूषकों को 20 से 30% तक कम किया। एक नए अध्ययन से पता चला है कि 2019 में शुरू की गई सूरत एमिशन ट्रेडिंग स्कीम यानी ETS पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन को नियंत्रित करने में सफल रही है। इसकी वजह से प्रदूषण रोकथाम लागत में भी 10% से अधिक की गिरावट आई है। साथ ही इसमें शामिल उद्योग और पर्यावरण कानूनों को बेहतर ढंग से पालन कर रहे हैं। चलिए सूरत ETS के बारे में बात करते हैं। ये दुनिया का पहला बाजार है जहां पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन का व्यापार किया जाता है। ये भारत की किसी भी तरह की पहली प्रदूषण ट्रेडिंग योजना है। ETS की अवधारणा सबसे पहले अमेरिका में सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 प्रदूषण को रोकने के लिए शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य प्रदूषक भुगतान सिद्धांत के अनुसार वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाना है। इसकी कार्यप्रणाली देखें तो यह बाजार से जुड़ी कैप एंड ट्रेड प्रणाली पर आधारित है। साथ ही इस प्रणाली का उपयोग यूरोप में ग्रीन हाउस गैसों और चीन में कार्बन उत्सर्जन के लिए किया जाता है। आपको बता दें कि ETS निगरानी के लिए सतत उत्सर्जन निगरानी प्रणाली यानी CEMS उपकरणों का उपयोग किया जाता है। ट्रेडिंग की बात करें तो उद्योग NEML यानी नेशनल कमोडिटीज एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज मार्केट्स द्वारा विकसित प्लेटफॉर्म पर प्रदूषण परमिट्स की खरीद बिक्री करते हैं। भाग लेने वाली संस्थाओं को एक पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि भी जमा करनी होती है जो उद्योग के आकार के अनुसार तय होती है। चलिए उत्सर्जन व्यापार तंत्र यानी एमिशंस ट्रेडिंग सिस्टम की प्रक्रिया को समझते हैं। सरकार कुल वायु प्रदूषण उत्सर्जन पर एक सीमा यानी कैप तय करती है और प्रदूषकों को उनके लिए निर्धारित उत्सर्जन भत्ते यानी परमिट आवंटित किए जाते हैं। इसके बाद प्रदूषकों के बीच व्यापार की प्रक्रिया शुरू होती है। जो कंपनियां अपनी निर्धारित सीमा से अधिक उत्सर्जन करती हैं उन्हें अतिरिक्त परमिट खरीदने पड़ते हैं, जबकि जो कंपनियां कम उत्सर्जन करती हैं वे अपने बचे हुए परमिट बेच सकती हैं। इस व्यापार में परमिट की कीमत बाजार में मांग और आपूर्ति की शक्ति से तय होती है और प्रदूषक भुगतान करे सिद्धांत लागू होता है। उदाहरण के तौर पर यदि कंपनी A के पास अतिरिक्त परमिट है तो वह उन्हें कंपनी B को बेच सकती है जिसे उत्सर्जन करने के लिए अतिरिक्त परमिट की आवश्यकता है। यह तंत्र पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ आर्थिक दक्षता को भी प्रोत्साहित करता है। एस्कैप ने एशिया और प्रशांत क्षेत्र में शहरी परिवर्तन रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि एशिया के महानगरों का भविष्य अनिश्चित है। दुनिया की 10 सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में से 7 एशिया में है। इसमें टोक्यो, दिल्ली, शंघाई और ढाका शीर्ष पर है। चलिए खबर की शुरुआत करते हैं और रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले है तेजी से बढ़ता तापमान। इसके कारण इन शहरों की अवसंरचना और स्वास्थ्य सेवाओं पर भारी दबाव पड़ रहा है। आपको बता दें कि अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट की वजह से शहर का तापमान आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक हो जाता है। इसका खास असर बुजुर्गों और गरीबों पर पड़ता है। दूसरा है तेजी से बढ़ती आबादी। 2050 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में बुजुर्गों की संख्या 1.3 बिलियन तक पहुंचने की संभावना है। यह 2024 की संख्या से लगभग दोगुनी है।
बात करें अनौपचारिक बस्तियों के विस्तार की तो आवास की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं, लेकिन वेतन स्थिर है, जिससे झुग्गी बस्तियों का विस्तार हो रहा है। इसी संबंध में कुछ सिफारिशें भी की गई हैं, जैसे क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, शहरों के बीच ज्ञान और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और उन्हें क्षेत्रीय नेतृत्व के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने पर ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरा, एकीकृत राष्ट्रीय शहरी नीतियां अपनाना। इससे बहुस्तरीय अभिशासन को मजबूती मिलेगी और शहरी विकास राष्ट्रीय, आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय लक्ष्यों के अनुरूप रहेगा। इनके अलावा है उपराष्ट्रीय और स्थानीय क्षमताओं का विकास। सतत विकास लक्ष्यों को प्रभावी रूप से स्थानीयकृत करने के उद्देश्य से अलग अलग डेटा एकत्र करने, व्याख्या करने तथा उसका उपयोग करने की आवश्यकता है। बात करें शहरी वित्त पोषण के लिए अभिनव दृष्टिकोण की, तो संपत्ति कर में सुधार आदि के जरिए नगरपालिका के स्वयं के राजस्व स्रोतों को मजबूत किया जाना चाहिए। और आखिर में है नियोजन क्षमताओं को मजबूत करना। वृद्धों की बढ़ती संख्या, युवाओं के पलायन और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन जैसी जनसांख्यिकीय चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर शहरी योजना की आवश्यकता है। खबर के अंत में आइए एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग यानी एस्कैप के बारे में भी जान लेते हैं। यह संयुक्त राष्ट्र के 5 क्षेत्रीय आयोगों में से एक है। बात करें इसकी उत्पत्ति की तो इसकी स्थापना 1947 में एशिया और सुदूर पूर्व के लिए आर्थिक आयोग यानी ECAFE के रूप में की गई थी। बाद में 1976 में इसका नाम बदलकर एस्कैप यानी ESCAP कर दिया गया था। इसका मुख्यालय थाईलैंड के बैंकॉक में स्थित है। आपको बता दें कि इसका उद्देश्य सतत विकास के समक्ष चुनौतियों का समाधान खोजने के लिए भारत सहित अपने 53 सदस्य देशों और 9 एसोसिएट सदस्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। चलिए बुलेटिन की आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का ऋण प्रबंधन अच्छी तरह से किया जा रहा है और इससे राजकोषीय विचलन की स्थिति नहीं आएगी। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने लिक्विडिटी कवरेज रेशियो को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। आरबीआई ने यह भी कहा कि बैंकों को खुदरा ग्राहकों की जमाओं यानी रिटेल डिपॉजिट्स पर कम रन ऑफ फैक्टर निर्धारित करना होगा। भारत सरकार ने इस्पात के कुछ उत्पादों पर 12% सेफगार्ड ड्यूटी लगाई है। यह आयात से घरेलू उत्पादकों को सुरक्षा प्रदान करने वाला एक आर्थिक उपाय है। विश्व व्यापार संगठन WTO के सदस्य देशों को सेफगार्ड ड्यूटी लगाने की अनुमति होती है। हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग ने अब तक सबसे अधिक 1,70,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर दर्ज किया। इस उपलब्धि को प्राप्त करने में खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी KVIC की प्रमुख भूमिका रही है। आपको बता दें कि KVIC एक वैधानिक संस्था है। चीन पीत सागर यानी LOC में दक्षिण चीन सागर जैसी सलामी स्लाइसिंग रणनीति का उपयोग करके नए क्षेत्रों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है। इसका उद्देश्य बच्चों में तिगनापन यानी स्टंटिंग, दुबलापन यानी वेस्टिंग और अल्प वजन यानी अंडरवेट की समस्याओं की पहचान करना तथा पोषण सेवाओं के वितरण की संपूर्ण निगरानी करना है। अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केंद्र यानी ICIMOD ने स्नो अपडेट रिपोर्ट जारी की। हिंदू कुश हिमालय HKH क्षेत्र में 2025 में लगातार तीसरे साल सामान्य से कम हिमपात दर्ज किया गया है। एक अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण चावल में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ सकती है। इससे लोगों में जीवन भर कैंसर और अन्य स्वास्थ्य जोखिमों का खतरा बढ़ सकता है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने दक्षिणी अटलांटिक महासागर में पहली बार कोलोसल स्क्विड की तस्वीर ली। कोलोसल स्क्विड का सबसे पहले पता 1925 में चला था, जब एक स्पर्म व्हेल के पेट में उसका सर और बाहें मिली थी। ऊर्जा और संसाधन संस्थान यानी TERI के वैज्ञानिकों का दावा है कि इसका नैनो सल्फर पारंपरिक सरसों की किस्मों का उपयोग करके DMH11 के समान उपज वृद्धि देता है। आपको बता दें कि DMH11 आनुवंशिक रूप से संशोधित सरसों की एक किस्म है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।